नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में। दोस्तों, ये क्लास आपके सहायक रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि दोस्तों आपके इसमें टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके साइंस से हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। एंड देन आपको जो डेली ये क्लास आपको मिलती है, डेली रोज़ सुबह आपको 7 बजे की क्लास मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको 8 बजे डेली क्लास मिलती है। और दोस्तों, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए आपको 7 बजे मिलती है क्लास। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको सिलेबस दिखा देते हैं, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आपकी परीक्षा में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका सामान्य हिंदी, विज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण एंड आपकी मानसिक अभिरुचि, जिसको आप रीजनिंग भी बोलते हैं। और दोस्तों, बात करें आपके साइंस की, तो दोस्तों आपके साइंस टोटल 100 अंक की आएगी, जिसमें से आपके जो 50 नंबर की आपकी साइंस रहने वाली है, यानी कि आपकी टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे साइंस से। तो दोस्तों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले इसका सिलेबस देख लीजिए। दोस्तों, सिलेबस में आपके टोटल 14 चैप्टर दिए गए हैं। दोस्तों, इन्हीं चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा में। और दोस्तों, ये आपके वही 12th लेवल की साइंस है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस साइट को। दोस्तों, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, आपका 1 मीटर होता है, 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोन होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वोल्टेज होता है उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। और दोस्तों, बाकी की जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, अमीटर का यूज करते हैं आपके करंट को मापने के लिए। और दोस्तों, ये आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है परिपथ के साथ में, यानी कि अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। एंड देन वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं परिपथ के साथ में। एंड जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, दोस्तों गैल्वेनोमीटर से बहुत ही कम रेंज का वोल्टेज नापते हैं। एंड जो आपका रेन गेज होता है, रेन गेज से आपकी वर्षा की मात्रा नापी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका गति का दूसरा समीकरण होता है वो होता है S=ut प्लस हाफ AT²। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका स्थिति है और यहाँ पर आपका समय है। दोस्तों, स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है आपका गति का दूसरा समीकरण। और दोस्तों, बात करें आपके पहले समीकरण के बारे में, तो दोस्तों आपका जो पहला समीकरण होता है वो B = U + AT होता है। दोस्तों, ये जो पहला समीकरण होता है ये आपका वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि गति का पहला समीकरण पूछा जाएगा या फिर दूसरा पूछा जाएगा। दोस्तों, कभी कभी तीसरा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका गति का दूसरा समीकरण होता है वो आपका स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक टेस्ला का मान होता है। दोस्तों, आपका जो एक टेस्ला होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट में बता देना। और दोस्तों, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण होता है कहलाता है। दोस्तों, आपका जो जिस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होगा वो आपकी चुंबक होती है। एंड देन आपकी जो चुंबक होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो आपकी प्राकृतिक चुंबक हो गई, प्राकृतिक, जिसमें कि आपके नॉर्थ और साउथ पोल पहले से बने रहते हैं। एंड देन आपकी दूसरी चुंबक हो गई विद्युत चुंबक। दोस्तों, विद्युत चुंबक इस तरह की चुंबक होती है जिसमें जब तक आप सप्लाई को रखेंगे तभी तक इसमें नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट रहेंगे। एंड देन जब आप सप्लाई इसकी हटा लेंगे तो दोस्तों इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयाम कुंजीयन में संचरण बैंड चौड़ाई खाली स्थान के बराबर होती है। तो दोस्तों, ये जो आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट की जो होता है, यानी कि जिसको आप ASK बोलते हैं, तो दोस्तों ASK जो होता है वो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ और आधार बैंड चौड़ाई के दोगुने से अधिक होता है। अगर हम बात करें ASK की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ के बारे में, तो दोस्तों ये होती है 2 ऑफ एम्पलीट्यूड बैंडविड्थ। और दोस्तों, एम्पलीट्यूड बैंडविड्थ में 2 का गुणा करने के बाद भी ये ट्रांसमिशन बैंडविड्थ उससे भी अधिक होती है। तो ये आपको संबंध याद रखना है, ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
यानी कि आधार बैंड चौड़ाई के दोगुने से अधिक होता है। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह आवृत्ति जिसे एम संचरण में संचरित नहीं किया जा सकता। दोस्तों जो जो आपसे वह फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही है जो कि आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में संचरित नहीं की जा सकती। तो दोस्तों आपकी जो होती है, आपकी जो श्रव्य आवृत्ति होती है ना, इसको डायरेक्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इसका यूज नहीं कर सकते। यानी कि श्रव्य आवृत्ति को डायरेक्ट आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें आपकी अनुप्रस्थ तरंगों की, तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें वो तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कण दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यानी कि मान लीजिए ये आपके माध्यम के कण हैं और दोस्तों दोलन इस तरह से हो रहे हैं, यानी कि इनके बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यानी कि ये लंबवत होने चाहिए, तब तो ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगें हैं, अन्यथा अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों की आपको कुछ उदाहरण पता होने चाहिए। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण होते हैं जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंगें होंगी और रेडियो तरंगें। ये सभी की सभी आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर वायु में ध्वनि तरंगें हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पर, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपका जो कैलकुलेटर होता है, कंप्यूटर होता है और मोबाइल फ़ोन, दोस्तों इन्हीं में मतलब इन तीनों में आपका एक मिनी कंप्यूटर रहता है, यानी कि ये आपका गणना कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रिंटर होता है, दोस्तों प्रिंटर आपके एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ये किसी का भी आउटपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों इसमें आपका खुद का दिमाग नहीं होता है, यानी कि इसमें खुद का सीपीयू नहीं होता है, इस वजह से इससे गणना नहीं की जा सकती। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है। तो दोस्तों आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवल एसी पर ही काम करता है, यानी कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है इस पर ही काम कर सकता है। और दोस्तों जो आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है, ये दोस्तों आपका अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर से आप क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात आती है कि आप केवल वोल्टेज और धारा को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो दोस्तों आप वोल्टेज को तो कम करेंगे, लेकिन वहाँ पर धारा ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो दोस्तों वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन धारा आपकी कम हो जाएगी। दोस्तों एक बात और पूछी जाती है ट्रांसफार्मर के बारे में कि आपका जो फ्रिक्वेंसी होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी हमेशा समान रहेगी, चाहे आप स्टेप अप करें चाहे स्टेप डाउन करें। दोस्तों फ्रिक्वेंसी और पावर कभी भी आपकी चेंज नहीं होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत खाली स्थान पर आधारित है। तो दोस्तों आपका जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो आपका फैराडे के नियम पर काम करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की गणना किसके प्रभाव से होती है। तो दोस्तों जब भी आपके मीडियम चेंज होंगे, मान लीजिए ये आपका कोई एक डेंसर मीडियम है, यानी कि यह आपका कोई कांच का गुटका इसको मान लीजिए, यानी कि आपका ये सघन माध्यम है। और दोस्तों इसके बाहर भी वायु होगी जो कि आपकी विरल माध्यम का काम करेगी। तो दोस्तों जब भी आपके माध्यम चेंज हो तो वहाँ पर आपका अपवर्तन ही होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के दूसरे आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने पहले व्यक्ति को कितने बल से धकेला है। तो दोस्तों आपको जब भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वाले क्वेश्चन देखने को मिले, तो दोस्तों वहाँ पर आपके जो बल होगा ना, वो दोस्तों पहला बल जो होगा, मान लीजिए ये कोई आपका, मान लीजिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए आप इस पर, ये कोई दीवार है, इस पर आप 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। दोस्तों आपका मान लीजिए भार जो है आपका वो 50 किलोग्राम है। दोस्तों दीवार का तो भार बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि इसका आप 50 कुंटल मान लीजिए, यानी कि 500 किलोग्राम मान लीजिए इसको।
मान लीजिए आपने दीवार जो मानी है वो आपकी 500 किलोग्राम की है, एंड देन आपका वजन है 50 किलोग्राम, और दोस्तों आप इस दीवार पर 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो दोस्तों जब आप दीवार पर 50 न्यूटन का बल लगाएंगे, दोस्तों दीवार भी आप पर 50 न्यूटन का प्रतिक्रिया में बल लगाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका बल है वो दोस्तों आपके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि जो आपका बल लगेगा वो द्रव्यमान पर कतई डिपेंड नहीं करेगा। तो दोस्तों वही क्वेश्चन में इसमें कहा गया है कि 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन का बल लगाएगा, और दोस्तों जो दूसरा आदमी है वो 50 किलोग्राम का है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में ये देखने को मिलेगा कि जो बल लगेगा ना वो दोस्तों विपरीत दिशा में उतना ही बल लगेगा जितना कि इस दिशा में लगाया गया था। दोस्तों इस दिशा में कितना बल लगाया गया, 50 न्यूटन, तो विपरीत दिशा में भी 50 न्यूटन का ही बल लगेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पर, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। तो दोस्तों आपको ये मैंने फार्मूला बता रखा है, जो आपका कार्य होता है वो दोस्तों आपका होता है W=F/D cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो F होता है वो बल होता है, D आपका विस्थापन होता है, एंड देन जो आपका cos थीटा होता है वो दोस्तों होता है आपका जो जिस तरफ विस्थापन हो रहा है, जिस तरफ आपका बल लग रहा है, उन दोनों के बीच का कोण। तो दोस्तों इसमें आप ऑप्शन मैच करा लीजिए। तो दोस्तों बल मतलब विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो दोस्तों जब भी विस्थापन बल की दिशा में होगा तभी कार्य धनात्मक होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है। तो दोस्तों गुरुत्वीय बल किसके बीच होगा, मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आपका गुरुत्वीय बल का फार्मूला होता है F=G m1m2/r²। दोस्तों यहाँ पर जो आपका कैपिटल जी है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जिसकी वैल्यू आपकी होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखनी है, ये वैल्यू काफ़ी बार पूछी जाती है परीक्षा में। और दोस्तों अभी मैंने जो फार्मूला लिखा है F=G m1m2/r²। तो दोस्तों इससे आप मतलब कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको पूछा गया है कि किस पर ये डिपेंड करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब किन्हीं भी दो पिंडों के बीच जिनका कुछ द्रव्यमान हो। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको m1 m2 दिखाए थे ना, मतलब उन पिंडों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, तभी उनके बीच गुरुत्वीय बल काम करेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है। तो दोस्तों आपकी जो वायरिंग होती है उसमें आपके टोटल 3 कलर के वायर यूज किए जाते हैं। एक तो आपका लाल होता है, लाल, एक का आपका काला हो गया और हरा हो गया। दोस्तों इन तीनों वायर का काम अलग अलग होता है। दोस्तों आपका जो लाल वायर होता है इसको आप विद्युत वायर बोलते हैं, विद्युत, या फिर इसको लाइन भी बोल देते हैं, मतलब लाइन वाला वायर, या फिर इसको आप मतलब जो आपकी बोलचाल की लैंग्वेज होती है उसमें आप इसको गर्म वायर भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि आपके विद्युत, लाइन या फिर गर्म। दोस्तों आपका जो काला होता है इसको आप उदासीन या फिर आप इसको न्यूट्रल बोलते हैं। मतलब जो आपका लाल होता है उसको तो गर्म बोलते हैं, और दोस्तों काले को कभी कभी ठंडा भी बोल देते हैं, ठंडा। दोस्तों आपका जो हरा होता है इसको भूतार बोलते हैं, मतलब आपका ये अर्थ होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल वायर हो तो अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल के लिए यूज किया होता है। तो दोस्तों आपका न्यूट्रल होता है काला। अब दोस्तों आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो उसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। मतलब जो आपका लाल होता है, मतलब लाल वायर कब होगा, जब उसमें कोई विद्युत प्रवाह होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कोई विद्युत प्रवाह हो रहा है तो दोस्तों वो आपका वायर लाल होगा। एंड आपका जो हरा होता है वो आपका अर्थ होता है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो अर्थ होती है वो हरी होती है, मतलब जो आपकी पृथ्वी है वो आपकी हरी है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और जो दोस्तों आपका बच गया वो काला, दोस्तों काला होता है आपका उदासीन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, इसमें क्या पूछा गया था, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आपका होता है उदासीन वाला, यानी कि काला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपकी जो शक्ति होती है P=W/T, यानी कि कितना कार्य कितने समय में किया जा रहा है।
तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले सीढ़ी की ऊंचाई देख लेते हैं कि सीढ़ी की ऊंचाई कितनी बनेगी जाके। तो दोस्तों इस तरह से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो आपकी 16 सेंटीमीटर है, यानी कि 16 सेंटीमीटर इंटू 45 इंटू 16। तो दोस्तों आपकी जो सीढ़ी की ऊंचाई निकल के आएगी वो दोस्तों 720 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों 16 पंचे 80 यानी कि 0 और 16 चौको 64 और 8 72। तो दोस्तों 720 आपकी सेंटीमीटर निकल के आएगी ऊंचाई। और दोस्तों अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 7.2 मीटर आएगी। और दोस्तों इसके द्वारा सबसे पहले हम किया गया कार्य निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों शक्ति निकालने के लिए कार्य की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों किया गया कार्य कितना होगा, यानी कि ये आपका 50 किलोग्राम का कोई वजन है दोस्तों, यहाँ से उठकर यहाँ तक गया। अभी मैंने अभी इसकी जो हाइट निकाली थी दोस्तों आपकी आई थी 7.2। तो दोस्तों यानी कि 50 किलोग्राम का द्रव्यमान 7.2 की हाइट तक गया। तो दोस्तों जब जितना भी कार्य किया जाएगा ना वो दोस्तों आपकी स्थितिज ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन हुआ होगा उसके बराबर होगा, यानी कि W=mgh के बराबर होगा, mgh। दोस्तों यहाँ से m की वैल्यू आपकी 50 दी गई, 50 किलोग्राम की कोई वस्तु है। दोस्तों g की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दी गई है मतलब 10, एंड देन आपका जो हाइट निकली है वो 7.2 निकली है। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो कार्य निकल के आएगा वो दोस्तों 3600 जूल निकलेगा, 3600 जूल। दोस्तों हमें वो पावर निकालने के लिए कार्य तो पता चल गया, लेकिन दोस्तों समय भी इसमें दिया गया है। समय आपका दिया गया है 10 सेकेंड। दोस्तों आपका P 3600/10। तो दोस्तों आपका जो पावर निकल के आएगी वो दोस्तों 360 वाट हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिरते हुए नारियल में होती है। दोस्तों जब भी कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए गति में है तो दोस्तों आपका ऑब्वियसली बात है कि उसमें आपकी गतिज ऊर्जा भी होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पर, किसी विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये कोई आवेश आपका रखा हुआ है, Q आवेश है, और दोस्तों ये चलकर यहाँ तक गया। तो दोस्तों यहाँ तक जो चलकर जाएगा दोस्तों आपका जो कार्य होगा वो दोस्तों कार्य यानी कि W=B/Q के बराबर होगा। तो दोस्तों जहाँ पर B आपका विभवांतर है एंड Q आपका आवेश है। तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विभवांतर के बराबर होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है। तो दोस्तों आपको ओम का नियम पता होना चाहिए कि जो आपका ओम का नियम होता है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक के स्रों के पर जो आरोपित विभवांतर होगा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, यानी कि V=I। और दोस्तों अगर हम R को नियतांक माने तो R=B/I हो जाता है। दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का क्या संबंध होता है। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, B/I। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, जो आपका विद्युत धारा होता है और दोस्तों जो आपका विभवांतर होता है ये कैसी राशि हैं। तो दोस्तों दोनों आपकी अदिश राशियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो आपका विभवांतर और दोस्तों विद्युत धारा दोनों अदिश राशियाँ हैं, ये चीज़ आपको परीक्षा में पूछी जाएगी। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए कमेंट करके बता देना। और दोस्तों इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। धन्यवाद।